नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सॉरी, आज हम लोग ना स्वस्थ वृत्त में हमें जो दिनचर्या में और पूरा आयुर्वेद में जो स्वस्थ वृत्त बताया है उसके नियमों को हम लोग पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे और इसका बहुत ज्यादा महत्व है स्वस्थ रहने के लिए। जब आयुर्वेद हम देखते हैं तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार परिमोक्षणम से, जब हम बोलते हैं कि जो रोगी है उसका विकार हम ठीक करते हैं और स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखते हैं, तो इसीलिए जो उपक्रम बताए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको ऐसे इग्नोर मत करिए कि हम लोगों ने बस स्वस्थ वृत्त में पढ़ लिया बस हो गया। इसको हमें अपने पेशेंट लोगों को बताना है स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं कि आजकल का जो भागदौड़ का जिंदगी है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो लोग स्वस्थ हैं। ऐसे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो लोग तो हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोगों को बीपी है, कभी किसी को कुछ है, कभी किसी को कुछ है। तो स्वास्थ्य का रक्षण करना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे वो स्वस्थ है, लेकिन अगर रात्रि जागरण हो रहा है, दिवा स्वाप हो रहा है, वेगों का धारण हो रहा है या किसी न किसी तरह से दोष प्रकोपित हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य को टिकाए रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आयुर्वेद में जो चरक संहिता हम लोग देखते हैं तो पहला अध्याय का नाम क्या है? अथातो दीर्घ जीवतीयम अध्यायम व्याख्या समाह, ऐसा बोला है। मतलब दीर्घ जीवन की व्याख्या, दीर्घ जीवन की उन्होंने कल्पना की है कि आयु जो है वह पूरा दीर्घ जीवन रहना चाहिए। और कलयुग के लिए 120 साल 5 दिन आयु बताया है स्वस्थ वृत्त में, और यही करके इन्होंने पूरा चरक संहिता लिखा है। अगर हम लोग वाग्भट संहिता देखेंगे तो वाग्भट संहिता में अथा तो आयुष्य काम्य अध्याय, मतलब आयु की कामना की गई है। और आयु कैसा हो तो हितकर आयु हो, दुखायु नहीं होना चाहिए, सुख आयु ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ उपक्रम बताए हैं, वह हम लोग अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बताया है कि अभ्यंग करना। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, वायु दोष को शमन करने के लिए शरीर को तेल लगाना बहुत जरूरी है। अभ्यंग जो रहता है वो स्वस्थ व्यक्ति में आयु की रक्षा करता है, स्वास्थ्य को टिका के रखता है। वृद्ध वाग्भट में अष्टांग संग्रहकार ने क्या बोला है कि ऋतु के अनुकूल वातागुण और सुगंधित तेलों का नित्य अभ्यंग करना चाहिए। तो आप लोग अपने पेशेंट को रोज बोलिए कि रोज तेल लगाना जरूरी है, पूरा बॉडी को, सिर को शिरोभ्यंग भी होना चाहिए
पूरा शरीर को तेल लगाना बहुत जरूरी है। और तेल लगाने के बाद कुछ देर के बाद गर्म पानी से स्नान कर लें। ऐसा जब करेंगे तो वायु, क्योंकि हम लोग बोलते हैं पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, मतलब ये वायु के स्थान है। पक्वाशय है, कटी है, कमर है। पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और कटी मतलब कमर, शक्ति मतलब अपना थाई का एरिया। पक्वाशय कटी शक्ति, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, स्पर्शनेन्द्रियम पूरी त्वचा जो है स्पर्शनेन्द्र, ये वायु का स्थान है। तो हम लोग का वायु का कंटिन्यू वायु का स्पर्श होते रहता है, तो उसकी वजह से वायु का प्रकोप होता है। और हमें वायु को जीतना है, वायु को बैलेंस करना है, इसलिए तेल का अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। और अभ्यंग का तो उपयोग आप लोगों ने पढ़ा ही है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दूसरा में, जो दिनचर्या अध्याय है उसमें क्या बताए, अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब अभ्यंग रोज नित्य, हमारा नित्यगम, जैसे हम ब्रश करते हैं, हम लोग स्नान करते हैं, हम लोग वॉशरूम को जाते हैं, वैसे अभ्यंग करना ये कंपलसरी बताया है। अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब अभ्यंग करना, तेल लगाना, ये आचरण रोज करना चाहिए। सजराश्रम बाता, ये थकावट को दूर करता है, बुढ़ापा को दूर करता है, वायु को जीतता है। और अभ्यंग करने से और क्या फायदा होता है, दृष्टि ही प्रसाद पुष्टि वायु, दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न स्वदृक धाढ़र्यकृत, मतलब इससे क्या होता है कि बुढ़ापा नहीं आता है, थकावट दूर हो जाती है, नींद अच्छी आती है, आंखों का रोशनी अच्छा रहता है, इतना बढ़िया काम करता है। त्वचा सॉफ्ट रहती है, मऊ रहती है, सॉफ्ट और स्निग्ध रहती है, और कफ और वायु का शमन होता है, शरीर का पुष्टि होता है, और आयु बढ़ता है। जो लोग अभ्यंग करते हैं वो लोग की आयु और ज्यादा बढ़ जाती है, शरीर की पुष्टि होती है, और त्वचा हमेशा स्निग्ध रहती है। तो इसीलिए रोज तेल लगाना बहुत जरूरी है। अभ्यंग कराने का कंपलसरी बोला करिए अपने पेशेंट को, वो खुद लगा ले, 10-15 मिनट लगता है। शरीर का रक्षा करना बहुत जरूरी है। दूसरा बताया है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग मतलब पैरों को तेल लगाना बहुत जरूरी होता है, ये हमारा आयुर्वेद बोलता है, और कोई पैथी नहीं बोलती है, केवल आयुर्वेद बोलता है, और ये इसीलिए आयुर्वेद को महान बोला जाता है। तो इसमें पैरों को तेल लगाना, पैरों को मालिश करना, इससे क्या होता है कि पैरों की रुक्षता कम हो जाती है, पैरों में जो क्रैक्स पड़ रहे हैं, अपने एड़ियों में क्रैक्स पड़ रहे हैं वो कम हो जाते हैं, पैर कोमल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। कभी भी डायबिटिक फुट जो होता है वो नहीं होता है, मतलब डायबिटिक फुट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो नहीं होता है। आंखों की रोशनी अच्छी होती है, जितना आप लोग में ऐसा पढ़ा होगा कि आंखों की रोशनी अच्छा करने के लिए पैरों के तलवों को तेल लगाना चाहिए। और नित्य पादाभ्यंग किया तो कभी भी साइटिका का प्रॉब्लम नहीं होता है। साइटिका में जो साइटिक नर्व कमर से निकलती है पूरा पैरों तक, तो वो कंप्रेस होने से इंसान चलने में कैसे गिद्धड़ की तरह चलता है, ग्रदसी बात हो जाता है, तो वह बिल्कुल नहीं होता है। पैरों को तेल लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग चाहते हैं कि आप और आपके पेशेंट और आपके घर वाले हमेशा कमर दर्द ना हो उनको, और उनको कोई बीमारी ना हो, तो उनको पैरों में तेल लगाइए भी और लगवाइए भी। पेशेंट लोग को ये जरूर बोलना है कि पादाभ्यंग करना बहुत जरूरी है, ये नित्य कर्म है हमारा। जैसे हम ब्रश करते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वैसे ही यह अपने स्वास्थ्य को टिकाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं जब ये पढ़ा लूंगा ना, तो उसके बाद में आप लोगों को ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग ये अपना प्रिंट निकाल के हर पेशेंट को दे दीजिए ये सारा चीज, कि ये करना बहुत जरूरी है। और उसके फायदे भी बताइए पेशेंट को। काउंसलिंग जब आप लोग करते हैं ना, तो ये सारा चीज करवाइए, ताकि वो लोग कभी भी रोगी ना हो। ये आयुर्वेद ऐसे ही नहीं है, ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है, और इंसान लोगों के लिए जो जो नियम है वो बताया है। इसी तरह से लेप, लेप बताया है कि औषधि द्रव्यों का शरीर पे नित्य लेपन करना बहुत जरूरी है, उसको लेप बोलते हैं। अब ये चंदन का लेप हो सकता है, पहले के जमाने में ये सब होता था, अभी टाइम नहीं उतना। ठीक है, अभ्यंग और पादाभ्यंग तो कर सकते हैं, लेकिन लेप का क्या बताया कि पहले के जमाने में अगरू हो गया, फिर चंदन हो गया, हल्दी हो गया। अभी अभी भी हमारे जब शादी ब्याह होते हैं तो पूरा बॉडी में क्या करते हैं, हरिद्रानुलेपन, हल्दी, हल्दी का एक संस्कार होता है, वो लगाते हैं तो त्वचा इतनी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही लेप का बहुत ज्यादा महत्व है। आजकल के शादी के पहले होता है लेप लगाना, लेकिन ये पहले रोज लगाया जाता था। उस टाइम पे साबुन से स्नान करना ये नहीं होता था, लेप लगा के फिर सूखने पर फिर स्नान करना, ऐसा था। तो कितना बढ़िया, त्वचा कोमल हो जाता है, त्वचा के विकार जितने भी स्किन प्रॉब्लम है सब पूरी तरह से दूर रहते हैं, त्वचा के विकार हो ही नहीं जाते, अगर हैं भी तो वो भी ठीक हो जाते हैं। और दाह कम हो जाता है, वेदना कम हो जाती है, त्वचा का रंग अच्छा हो जाता है, और स्वेलिंग कम हो जाता है। इसलिए लेप का बहुत ज्यादा महत्व है।
उसके बाद में स्वस्थ वृत्त के पालन के लिए उद्वर्तन बताया है। तो यह उल्टे गति में प्रतिलोम गति से चूर्ण का अभ्यंग करना है। जैसे हाथ है तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे अभ्यंग करने के लिए बोला है। चूर्ण को लेके मतलब सूखा पाउडर लेना है, और वो पाउडर हम त्रिफला का ले सकते हैं, फिर उसके बाद में हल्दी का ले सकते हैं, और जो भी वर्णगन के जैसे सारिवा है, अनंता है, मंजिष्ठा है, फिर विदारी कंद है, यष्टि मधु है, जो भी आप सेलेक्ट करें, उद्वर्तन का चूर्ण लेके आइए और पूरा बॉडी को रगड़ना है। उससे क्या होता है, सूखा चूर्ण से रगड़ने से क्या फायदा होता है कि त्वचा का रंग सुधरता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। एक एक कैपिलरीज जो है हमारी बॉडी की, उसका कलर अच्छा हो जाता है, मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और कफ का शमन होता है, मेद संचय है वह कम हो जाता है, स्थूलता में जिसको मोटापा आ रहा है, पेट में तोंद बढ़ रही है, उसको ये फायदा करता है, शरीर में लघुता आती है, इससे तंद्रा जो है, लेजीनेस और ड्राउजीनेस है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जो पसीने से बदबू आती है बहुत सारे लोगों को, तो वह पसीने से बदबू आना भी कम हो जाता है उद्वर्तन से। यह आयुर्वेद में बताया है, और ये पूरी तरह से भ्राजक पित्त पे काम करता है, स्वेट ग्लैंड्स को जागरूक कर देता है। कभी भी पसीने से बदबू नहीं आएगी, डिओड्रेंट लगा के ऊपर से परफ्यूम लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए उद्वर्तन का हमारा आयुर्वेद में प्राचीन ऋषि मुनि लोगों ने, सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ और कलयुग, सभी ऋषि मुनि लोगों ने इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा बताया है। भले अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, मुगल लोग आए, तो हम लोग ये सब भूल चुके हैं, लेकिन अपने आयुर्वेद में जो भी बताया है उसको पहले किया जाता था, रोज नित्य कर्म में किया जाता था। उसके बाद में पांचवा उपक्रम है संवाहन। संवाहन मतलब सुख कारक स्पर्श हाथ से, मतलब धीरे धीरे पैर दबाना, पूरे बॉडी को ऐसे जो हम बोलेंगे कि एक मसाज टाइप संवाहन करना। और इसके लिए तेल का भी अभ्यंग कर सकते हैं और संवाहन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पहले के जमाने में बड़े बूढ़े दादा दादी ये सब होते थे, बोलते थे पैर दबाओ हमारे, तो इससे क्या होता था कि इससे सुख की उत्पत्ति होती है। प्रेशर पॉइंट्स से पूरे बॉडी में दबाए जाते हैं, से नींद अच्छी आती है, थकावट दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ये कफ और वायु का शमन करता है। इसलिए संवाहन करना, पैर दबाना या पूरा शरीर दबाना, ये बहुत जरूरी है, ये नित्य उपक्रम है। पहले के जमाने में कंपलसरी होता था कि जब भी दादा दादी के घर गए बच्चे, नाना नानी के घर गए, तो वो पैर दबाना ही पड़ता था बड़े लोगों का। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि लक्ष्मी माता जो है, वह विष्णु भगवान के, जब विष्णु भगवान शेषनाग के शैया पे क्षीर सागर में ऐसे लेटे रहते हैं, तो लक्ष्मी माता हमेशा पैर दबाती है, संवाहन करती है। या आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी और लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे, तो लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के पैर दबाते थे। तो यह आयुर्वेद का है, मतलब ये हमारा संस्कार है कि पैर दबाना, संवाहन करना बहुत जरूरी होता है। पहले गुरुजी लोग के भी पैर दबाया जाता था, संवाहन किया जाता था। ऐसे कर्ण की कहानी आप लोगों को मालूम होगा, महाभारत के काल में ऐसा नियम था कि ब्राह्मण लोग को ही केवल मतलब ये सिखाया जाएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को ही धनुर्विद्या और पूरा जितना भी मतलब सोल्जर बनने के लिए जो जो जरूरी है, वह केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को ही सिखाया जाता था, और दूसरी जाति को नहीं था। उस टाइम का ऐसा नियम था। तो जो कर्ण थे, वो क्या थे कि वह अब यहाँ पे उनको विश्वामित्र जी से सीखना था। तो विश्वामित्र नहीं, परशुराम जी थे ना, उन कर्ण के गुरु जी का नाम क्या था? आप लोग बताइए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जिन्होंने श्राप दिया था। परशुराम जी, प्रणाम सर। परशुराम जी, हाँ परशुराम जी। तो उन्होंने, वो परशुराम जी जो थे ना, वो केवल ब्राह्मणों को ही देते थे, अपना जितना भी धनुर्विद्या था ना, केवल ब्राह्मणों को देते थे। तो कर्ण जो थे वो सूत पुत्र थे, मतलब जो सारथी लोग रहते ना, ड्राइवर जो रथ चलाते हैं, वो नीच जाति के थे। तो वो झूठ बोल के, क्योंकि उनको था कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा, तो वो ब्राह्मण बन के और उनसे सीख लिए। तो उस टाइम पे वो पैर दबा रहे थे, पैर दबाते दबाते गुरुजी को नींद आई, और उनके उस पे वो सो गए, मतलब जो ये रहते हैं ना अपने पैर, उस पे सो गए। तो एक बिच्छू है, बिच्छू ने काट दिया। तो वो पूरा बर्दाश्त करते रहे, इतना बर्दाश्त करते रहे। ओरिजिनल था वो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने देखा कि जब वो उठे तो देखे कि पूरा खून खून हो गया है। तो वो बोले कि ब्राह्मण तो कोमल प्रकृति के रहते हैं, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने परिचय दिया, तो उनको श्राप मिला कि तुमने गुरु से झूठ बोला, इसलिए जब भी तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपनी विद्या की, तब तुम भूल जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये अलग बात है,
लेकिन संवाहन करना, इसका मुझे बताना था कि पैर दबाना वो उस टाइम पे होता था, और वह सुख उत्पादक, नींद अच्छी लगना, उन्होंने संवाहन अच्छा किया इसलिए गुरुजी को नींद आई, थकावट दूर होना और कफ वात शामक, ऐसा उपक्रम बताया है। उसके बाद में गंडुश प्रक्रिया, मतलब तेल पदार्थों को कुछ काल तक, द्रव पदार्थ या तो आप काढ़ा लीजिए, तेल लीजिए, गर्म पानी लीजिए या नॉर्मल पानी लीजिए, कुछ काल तक मुंह में धारण करके रखना और उसके बाद में फेंक देना, मतलब हम इसको गुल्लियां करने, मतलब मुंह में रख के कुल्ला करना, ऐसा जो बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें हम लोग जो कुल्ला करते हैं, तो कुल्ला करने के लिए कुछ देर तक रोक के रखना है। इससे औषधि तेल, घी, औषधि काढ़ा ये सब रखा जाता है। मुंह में पानी भर के भी रखे ना, तो उससे भी क्या, गंडुश का क्या फायदा होता है, इसको गंडुश प्रक्रिया बोलते हैं। इससे दांत, फिर मसूड़े, फिर सब मैंडिबुलर ज्वाइंट ये मजबूत बनता है, आवाज अच्छा आता है, होंठ नहीं फटते हैं। जब अगर तेल का आप गंडुश कराएंगे ना, तो पूरा लिप्स अच्छे रहते हैं हमेशा। अन्न में रुचि बढ़ता है, अरोचक दूर होता है, फेशियल पैरालिसिस, इन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। और मुख रोग तो कभी भी नहीं होते हैं, जिनको मतलब गम्स का प्रॉब्लम, जिंजिवाइटिस है, पायरिया है, वो सब बिल्कुल नहीं होते। इसलिए गंडुश का महत्व आयुर्वेद में बहुत ज्यादा बताया गया है, इसलिए हमें अपने पेशेंट को ये सारे उपक्रम तो बताना ही चाहिए। आप आगे पीछे दिन में कभी भी करें, लेकिन ये करना ही करना है। उसी तरह से शिरो अभ्यंग, तो अपने सिर में ठंडा या थोड़ा सा कोष्ण जल से मालिश कर, कोष्ण जल नहीं, तेल से मालिश करना। तो चंपी करना जो पहले होता था ना, तो चंपी करना या तेल में मालिश करना वो बहुत जरूरी होता था। इससे बाल सॉफ्ट रहते हैं, बाल मजबूत रहते हैं। भले आप 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, लेकिन शिरोअभ्यंग करना बहुत जरूरी होता है। इससे बाल सफेद नहीं होते हैं और वहां डैंड्रफ नहीं होता है और नींद अच्छी आती है। तो इसलिए शिरोअभ्यंग करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से शिरोधारा करना, शिरोधारा करना तो अभी आजकल डेली नित्यकर्म में जरूरी नहीं हो पाता है, लेकिन पेशेंट आपके पास क्लिनिक में जब भी आए तो हर पेशेंट को आप शिरोधारा जरूर कराइए। तो इससे क्या होता है कि औषधियों का, विशेष रूप से क्वाथ का, दूध का, तक्र का, घी का, तेल का जो धारा छोड़ा जाता है, जैसे शंकर भगवान का जो ऊपर मटका होता है और ऐसे धारा गिरती है पानी का, वैसे ही दवाइयों का ऐसे धारा जब छोड़ा जाता है अपने फोरहेड पे, तो इससे शिरशूल ठीक होता है, दाह ठीक होता है, अरुंशिका मतलब डैंड्रफ है और आंखों की बीमारियां हैं वह ठीक होती है, धृति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है, वाणी और मन स्थिर हो जाता है। कुछ लोग इररिलेवेंट टॉकिंग करते रहते हैं दिन भर, उनका मन स्थिर नहीं रहता, वाणी भी कंट्रोल में नहीं रहती है। अभी देखिए कर्नाटक चुनाव में कोई बोल रहा है कि वो सांप, जहरीला सांप, और कोई नालायक बेटा, ऐसे जो वाणी की स्थिरता जो चाहिए वह नहीं हो रही है, कोई कुछ भी उठपटांग बोल रहा है प्रधानमंत्री को। तो ये सब शिरोधारा उनको कराना बहुत जरूरी है। जितने भी कांग्रेस के लोग हैं ना, उनको शिरोधारा कराएंगे ना, तो उनका बहुत अच्छा वोट आएगा, मतलब वो लोग थोड़ा दिमाग भी सही हो जाएगा। उनको आप पकड़ पकड़ के समझाइए, अगर आप लोग कर्नाटक में रह रहे हैं तो इससे क्या होता है कि धृति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है। और कांग्रेस के जो राजकुमार है उनको तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी धृति और धारणा शक्ति बहुत कमजोर है। उसी तरह से शरीर की उष्णता कम होती है और नींद अच्छी आती है, इसीलिए शिरोधारा करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से पिच्चू धारण करना, मतलब कॉटन लेना है, तेल में डुबा के या घी में डुबा के या मेडिकेटेड घी में डुबा के और सिर पे रखना। इससे क्या होता है, बाल झड़ना ठीक हो जाता है, बाल सफेद होना ठीक हो जाता है और रुक्षता भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए शिरो पिच्चू धारण करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से शिरोबस्ती, सिर पे कुछ टाइम तक तेल को धारण करके रखना, और अलग अलग रोगों के हिसाब से शिरोबस्ती अलग अलग टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं, मेडिसिन डिसाइड करके देते हैं। इससे अर्धित व्याधि, फेशियल पैरालिसिस, निद्रा नाश, इसमें फायदा होता है। इंसोम्निया का प्रॉब्लम रहता है, नासा और मुख शुष्कता, बालों में डैंड्रफ होना या अर्धावभेदक माइग्रेन का तकलीफ, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद में एक उपक्रम आता है अंजन प्रक्रिया। तो आंखों में शलाका से या उंगलियों से अच्छा हाथ साफ किया हुआ, धोया हुआ, उससे अंजन करना। इससे क्या होता है कि आंखों का आरोग्य टिका रहता है, दृष्टि अच्छी रहती है। तो अंजन के लिए आप काजल का प्रयोग कर सकते हैं, घी से बनाया हुआ जो तुपांजन रहता है, शुद्ध घी का अंजन, वह सबसे अच्छा रहता है। उससे आंखें बहुत अच्छी रहती है, आंखों की बीमारी नहीं होती है कभी भी, और चश्मा नहीं लगता है, ग्लौकोमा नहीं होता है, और आंखों का जितना कंजक्टिवाइटिस,
निस्टिग्मास या स्टाई, ये सब नहीं होता है। अंजन का इतना प्रभाव है, आंखों का आयु भी अच्छा रहना चाहिए, आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, इसलिए काजल लगाना या अंजन लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी तरह से अक्षित तर्पण करना। अक्षित तर्पण का मतलब क्या होता है कि आंखों को तर्पित करना। तर्पित करना मतलब वहां पे थोड़ा सा स्निग्ध मेडिसिन से तर्पण करना। आज आदित्य सर ने मुझे मैसेज किया कि मैं शीरबला तेल का वो कर सकता हूँ आंखों में। मैंने कहा नहीं, तेल का नहीं करना है, हमें घी का करना है। घी का कैसे करना है, तो त्रिफला घृत होता है, उसको थोड़ा सा एक ड्रॉप ऊपर से डाल दीजिए, क्योंकि तेल जो होता है वो इरिटेट करता है, लेकिन घी नहीं इरिटेट करता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आंखें मज्जा धातु से बनी है, तो वहां पे घृत जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। त्रिफला घृत से बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि आंखों के आगे अगर अंधेरा छा रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है, या फिर लैपटॉप या मोबाइल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उसकी वजह से आंखों को जो प्रेशर पड़ रहा है वो ठीक होता है। आंखों की ड्राइनेस जो है, आइस का ड्राइनेस वह कम होता है। इसलिए अक्षी तर्पण करना, एक ड्रॉप ही डाले घी, या साइड से जो इनर कैंथस या आउटर कैंथस है वहां से थोड़ा सा घी डाल दिए, वह बहुत ही बढ़िया काम करता है अक्षी तर्पण। इसी तरह से नासा तर्पण, जिसको हम नस्य बोलते हैं, तो नस्य तो प्रतिमर्श के रूप में रोज बोला गया है। 2-2 ड्रॉप कोई भी सिद्ध तेल हो गया, घी हो गया, नाक में डालने से क्या होता है कि शिरस्थ जितने भी इंद्रिया हैं, अंदर जो ब्रेन के अंदर सूक्ष्म इंद्रियों का अधिष्ठान है, उनको तर्पण मिलते रहता है, नरिशमेंट मिलते रहता है, तो ब्रेन के सारी इंद्रियां अच्छी रहती है। इसलिए नस से करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से कर्ण पूरण, कान में तेल डालना। पहले के जमाने में रोज तेल का अभ्यंग करके कान में तेल डाला जाता था, बच्चों को, बड़ों को भी डाला जाता था। इसके लिए बिल्व तेल, सरसों का तेल, निर्गुंडी तेल, ये डालने से बहुत अच्छा रहता है, कान अच्छे रहते हैं, कान की बीमारियां नहीं होती है, शिराशूल नहीं होता है, बहरापन, डिफनेस ऑफ ईयर वो नहीं होता है, और अपना जो कंधा है, अपना जो शोल्डर है, उसको ताकत मिलती है हमेशा। जो लोग हमारे पास आते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे, जो मतलब अपना नेक होल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उनको कर्ण पुरण और नस से जरूर बोलना चाहिए, और अभ्यंग भी करना चाहिए। तो इससे ना नेक होल्डिंग अच्छा हो जाता है, शोल्डर को ताकत मिलती है, और अपना जो बहरापन है वो कभी नहीं आता है, शिराशूल नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो जो चीज करे वो अपने शरीर के लिए, शरीर को सुरक्षा करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी होता है। बाकी लोग कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर आदित्य सर, आपको आंखों में क्या हो रहा है जो आप बोल रहे थे? आदित्य सर हैं? अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी सर। आपको सर आंखों में क्या ड्राइनेस हो रहा है सर? हाँ सर, ड्राइनेस रहता है आंखों में। तो आप त्रिफला घृत लेके आइए, और उसको थोड़ा सा गर्म करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख के, ड्रॉपर से लेके, और इनर कैंथस या आउटर कैंथस के साइड से आंखें बंद करके या खोल के थोड़ा सा डाल दीजिए, तो वो हाँ, बहुत अच्छा अक्षी तर्पण कर देगा। और वो करके 10-15 मिनट आंखों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, तो वो पूरा अंदर चला जाएगा, पूरा आंखें अच्छी हो जाएंगी। जी सर। जी सर। ठीक है, कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप पेशेंट लोगों को कुछ बोलती हैं ये सब, शिरोअभ्यंग, पादाभ्यंग, प्रणाम संवाहन? सर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये एक्चुअली। तो मैं हर पेशेंट में बोलती हूँ ये बिल्कुल जैसे हमारे स्वस्थ वृत्त में जो भी बताए गए हैं, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसके बारे में हर बार मैं पेशेंट को बताते रहती हूँ। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है ये कि पादाभ्यंग करना, पर पेशेंट को पता ही नहीं होता है। अभी कल ही मेरे एक्चुअली ओनर की वाइफ है, तो वो आए थे, तो उनको बिल्कुल मतलब जैसे बहुत पित्त बढ़ा हुआ है उनके बॉडी में। अगर हम हाथ भी अगर बॉडी पे लगाए तो भी ऐसे लगता है, पूरा बॉडी ऐसे गर्म लगता है। तो मैंने उनको थोड़ा सा जैसे घी का नस्य बोला, और पैरों के तलुओं में जैसे कासे की वाटी है उनके घर पे, तो मैंने बोला घी से अच्छे से मसाज करना पैर में। नाभि पूरन बोला, और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से पूरे बॉडी में अभ्यंग करने के लिए बोला। ये मैं बताते रहती हूँ सर। और बहुत बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, और पर बहुत इफेक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम पेशेंट को समझाना स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो बड़ी बड़ी व्याधियां हैं उनमें भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और पेशेंट को लगता है कि नहीं ये क्या चीज बता दी है, पहले तो वो सुनता नहीं है, बहुत बार इग्नोर भी कर देते हैं बहुत सारे पेशेंट। पर कुछ कुछ पेशेंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। हाँ, हेलो। और एलोपैथी के जो डॉक्टर्स है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मिसगाइड किया है सारे भारतीय लोगों को, कि आप आंखों में तेल नहीं डालना, इन्फेक्शन होगा।
कान में तेल नहीं डालना, बच्चों को तो पाउडर नहीं लगाना, बच्चों को काजल नहीं लगाना, बच्चों को तेल नहीं लगाना, और लोग उनको फॉलो करते हैं, वो सब गलत डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं, इसलिए प्रणाम बच्चों सर। को। हाँ सर बताइए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आजकल क्या है कि अंजन लगाने का उतना वो नहीं रहा है, सिस्टम नहीं रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कुछ लोगों को। तो क्या बच्चों को या बड़ों को रात में लगाया जा सकता है अंजन, तो उससे फायदा होगा क्या? हाँ जरूर होगा, और मुस्लिम कम्युनिटी में देखिए उनकी कितनी आंखें अच्छी रहती है, स्वच्छ रहती है, वो लोग मतलब खुद रात में को रहते लगा हैं। के बस सो सकते हैं क्या ऐसे, तो हाँ उससे सर, फायदा? हाँ हाँ कर सकते हैं। और सर जैसे गंडूस और कमल है, तो हाँ इसमें एक में क्या होता है कि कुल्ला करते हैं अंदर और एक में स्थिर रखते हैं। तो हाँ, अगर मान लीजिए सेम चीज का हमने अंदर स्थिर रखा है और सेम चीज से कुल्ला करा है कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम हिलाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो वो मेडिसिन इधर उधर आगे पीछे जाके पूरी तरह से वॉश भी करती है, और अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ता है। और सर एक गंडूस और कवल क्या हम दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं या फिर टूथपेस्ट के हाँ, बाद करना खाना होता है? खाने के बाद तो किया ही जा सकता है। ओके। हाँ। तेल का करें या पानी का भी करें, तो पानी से भी अच्छा, या काढ़े का करें। सर ऐसा है कि एक अभ्यंग के बारे में क्वेश्चन था कि अभ्यंग जैसे हम लोग नहाने से पहले आधे घंटे पहले करते हैं, कभी कभी कुछ लोग नहाने के बाद भी इसे करते हैं, थोड़ा बहुत तेल लगा लेते हैं, वो उसका क्या फर्क रहेगा? अगर नहाने के पहले कर लिया तो वो ऑयली स्किन है, वो निकल जाएगा ना, ऑयल ऑयल निकल जाएगा। ओके। वो और अपना सर अपना चॉइस रहता है। अच्छा, अब कुछ लोग तो रात को करवा लेते हैं, वो रात भर रहता है, उतना रात absorb- बाद उनको नींद अच्छी आती है सर अभ्यंग से। जी। और सर जो पहलवान वगैरह होते हैं जो अखाड़े में, वो बिल्कुल धूप वगैरह में ऐसा करते हैं, तो धूप में अभ्यंग करने से क्या रहता है कुछ जो वो एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, वो लोग को तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो जी। जितना अभ्यंग करते हैं उतना मसल स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। और अनामिका जी कुछ बोलिए, आप लोग भी, बाकी लोग भी बोलिए, आप लोग का क्या अनुभव है, आप लोग अपने पेशेंट लोग को बुलाएंगे, कराएंगे ये सब। नमस्ते सर। जी मैम ये बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक है आज। ये मैंने स्वस्थ वृत्त पालन करने के लिए बोलने से ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं तो, मेरा प्रत्यक्ष जो अनुभव है मैं बोलती हूँ, जो अभी तो बालों में तेल लगाना लोग छोड़ ही दिए हैं और मैंने बहुत कम लगाते हैं उस, और बालों का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मेरे पास पेशेंट जब भी आते हैं मैं तब भी बोलती हूँ बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है, हर रोज तेल लगाओ। और मीन ये लोग क्या करते हैं, शैम्पू जिस दिन करते हैं उससे पहले दिन तेल लगाते हैं, उसके बाद वाले दिन सुबह शैम्पू कर लेते हैं और तेल नहीं लगाते, इसीलिए बालों का समस्या ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैं सब पेशेंट को बोलती हूँ जिन लोगों को बालों का प्रॉब्लम है, तेल लगाना जरूरी है। और तेल लगाने से वो लोग भी देखते हैं, हर रोज तेल लगाने से और झूठ बात लेने से, हाँ, तो वो बाल अच्छा हो जाता है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो जाता है बालों का। यही मैं बोलना चाहती हूँ। नमस्ते सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताइए। आप तकदीर जी आप कुछ बताइए सर। हेलो सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे मालिश करने के बाद सर, अभ्यंग करने के बाद स्पेसिफिक टाइम लिखा होता है कि आधा घंटा या पौना घंटा नहीं नहाना, हाँ, तो सर फिर वो रेगुलर वो बेसिस पे अच्छा तो है ना, पेशेंट जितना फिर एब्जॉर्ब होगा मसल्स को उतना एब्जॉर्प्शन रहेगा, तो उतना ताकत आएगी, तुरंत क्योंकि सर लगा काफी के लोग तुरंत। होते हैं हाँ ना, जैसे हम एक तेल बनाते हैं मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो जी। उसमें भी स्पेसिफिक यही इंडिकेशन है कि आप 8 घंटे तक उससे नहा नहीं सकते उसको लगाने के बाद, क्योंकि वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, तो आप पानी से नहाएंगे तो फिर वो रिएक्शन कर सकता है कि वो साइड इफेक्ट कर सकता है, वो जी। कि बॉडी ठंडी गर्म हो जाएगी। जी सही बात है ना, आपका 100% सही है। क्योंकि फिर वो सब तेल देखना पड़ेगा ना, आप कौन सी कंडीशन के लिए तेल इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से सर फिर टाइम पीरियड चेंज करना पड़ेगा ना हमें। जी बराबर है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, जितने भी वातवादी के पेशेंट आते हैं सर, और जिनको भी मतलब ड्राइनेस बहुत बड़ी हुई है, पेन बहुत बड़ा हुआ है, उन सब पेशेंट को सब यहाँ पे हम स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, पादाभ्यंग, नस्य सब सिखा देते हैं सर। बाद में घर में ही करना ये डेली बोल देते हैं, तो क्योंकि उनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है, जागरण भी बहुत ज्यादा होता है, तो रुक्षता बढ़ती रहती है सर ऐसे पेशेंट में।
तो उनको ये डेली करना है, ये बोल देते सर हम कि ऑयल से मसाज करना है रात को और सुबह फिर नहाना है ताकि अच्छे से एब्सॉर्प्शन हो जाए सर। और बूढ़ों को भी बताते हैं, छोटे बच्चों को भी डेली करना है, ये सिखा देते सर। अभी तो मतलब पूरे पेशेंट को 100% यही बताते सर। विपादिका हुआ, पादादारी हुआ, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, जो ड्राइनेस है वो कम करना है तो यही करना पड़ेगा, ये बताती हूँ सर मैं हर पेशेंट में। तो पेशेंट अच्छे से करते भी है सर, मस्त तेल से मालिश करते, फिर सुबह नहाते। और टोटली पिंडस्वेद वगैरह जो है वो भी बता देती हूँ सर मैं कि घर में भी लॉन्ग टर्म आपको कैसे करना है। तो पेशेंट करते हैं सर, अच्छे से वो दिनचर्या का पालन करते हैं सर पेशेंट। यस दूसरा बात है कि जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, इसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए और हर पेशेंट को ये दीजिए और उसका महत्व भी बताइए, या अपने लैंग्वेज में इसको लेके सभी को समझाना जरूरी है। और मतलब वो जब आए आपके पास पेशेंट, तो उनको लगना चाहिए कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कितने ब्यूटीफुल और कितने अच्छी चीजें बताई हमें कि हाँ ये हमारे लिए जरूरी है अपने और शरीर सर को। ग्लूटान का भी बताते हैं सर। अभी कुछ पेशेंट में तो मतलब जब पंचकर्म भी हो जाता है तो बाद में भी 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच घृत लेना है घर पे। और कोई पेशेंट में तो ऑयल भी मैंने बोला 1-1 चम्मच महानारायण तेल वगैरह, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर इन पेशेंट में। तो डेली लेते हैं सर, पेशेंट सुनते भी है और ले भी रहे हैं अभी पेशेंट। यस सर, थैंक यू। हम लोग एलोपैथी के डॉक्टर के तरह एंटीबायोटिक दे देंगे, 4 पेन किलर दे देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उनका पूरा लाइफ, उनका शरीर को स्वस्थ और सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। ये आयुर्वेद का खास बात है और इसीलिए लोग हम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, अभी अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन था और सर उसके रीनल स्टोन था। सर जब मैंने उसकी दिनचर्या पूरी सब कुछ देखी सर, तो उसका टोटली मतलब जो हम स्वस्थ व्रत का पालन करने के लिए बोलते हैं वो कुछ भी नहीं था। पेशेवर इंजीनियर था वो सर। उसका रात का 1 बजे सोना था, सुबह उठ के पानी पी लेना, मोशन भी सही से नहीं था। और वो बंदा पीजी में रहता था, उसके खाने में केवल और केवल पराठा, पनीर, सोया चाप, चाउमीन, ब्रेड सैंडविच, अचार, पास्ता, मैक्रोनी, सर रोज रोज यही मिलता था। तो सर अभी वेग निर्धारण की भी उसकी हिस्ट्री थी सर। फिर मैंने उससे जब उसकी पूरी हिस्ट्री छानी, तो सर मैंने उसको पूरा का पूरा स्वस्थ व्रत के बारे में सर समझाया। तो वो कह रहा था कि, तो सर वो मुझसे बोलता है कि अगर हम नहीं उठेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा आप इतने साल से नहीं उठ रहे हैं तो आपको तो इतना सारा स्टोन हो गया ना अभी। अभी तो बोलता है कि कैसे हम समझेंगे सर। मुझसे उसने ऐसे ही बोला। मैंने कहा सर बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में सर समझाया मैंने कहा सर। फिर भी उसको फिर ना मैंने यूनिवर्स से कनेक्ट कराया। मैंने कहा अगर सूरज समय से निकल रहा है और अगर नहीं निकलेगा तो हमारे साथ क्या होगा, ये तो हम सभी देख रहे हैं ना। अगर आपकी भी बायोलॉजिकल क्लॉक सही से नहीं निकलेगी सर, मतलब अच्छा खासा मैंने उसको 20 मिनट काउंट नहीं किया है सर। अभी वो सेटिस्फाइड होकर के गया सर। तो मैं आप सर उसको बोलिए कि जब सूरज उगता है तो जितने पंछी हैं वो पूरा उड़ने लगते हैं और उड़ने के बाद वो कितना एक्सरसाइज करते हैं तो वो बीमार पड़ते हाँ हैं। कभी सर, मैंने बर्ड्स बताया का कि अगर डॉक्टर सूरज देखे? मैंने बोला सूरज समय पे नहीं निकलेगा, हमें रोशनी नहीं मिलेगी, पेड़ पौधों को फिर खाना कहाँ से मिलेगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से हम भी तो बने हैं पंच महाभूत, इसी यूनिवर्स में है ना। तो जब वो इतना इस तरह से कर रहा है और अगर उसने करना बंद कर दिया तो हमारी खेत की फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो हम खाएंगे क्या। तो वो तो एक इस तरह से देखा जाए तो आपको अपना शरीर अपने हिसाब से रखना पड़ेगा ना, आपको भी उसी का फॉलो अप करना पड़ेगा। आप क्योंकि उसी यूनिवर्स से बने हैं, एक हिस्सा है, पंच महाभूत से बने हैं सर। वो समझ गया अच्छे से अभी वो। आप और सर बोलिएगा कि बहुत मनुष्य के लिए डॉक्टर बने हैं और जो पालतू एनिमल्स है उनके लिए डॉक्टर बने हैं, लेकिन कभी चींटी के लिए डॉक्टर बना है, सांप के लिए बना है, बिच्छू के लिए बना है? जो नेचुरल चीज है उनके लिए डॉक्टर नहीं बनते क्योंकि वो फॉलो करते हैं पूरा चीज। जी सर। सर अभी मैंने उसको बोला कि पीजी छोड़ करके आप रूम पे आकर के रहने लगो सर। मतलब मल्टीपल स्टोन उसका पूरा फुल है, गॉल ब्लैडर फुल है पथरी, और एकदम दर्द में आया था वो सर। तो अभी उस परसों आया था तो हमने उसको दवा वगैरह दिया था, अब आराम है सर। तो मैंने कहा आप पीजी छोड़ दीजिए, ऐसा मत खाइए, क्या फायदा ऐसे खाने से। अच्छा वो मंदाकिनी मैम, वो गुरुजी का क्या हाल चाल है जो आदित्य सर गए थे, मनीषा मैम? सर ठीक है। वो मनीषा मैम तो वहाँ पे मिली उनसे और फिर बता रही थी मनीषा मैम की उन्होंने क्या कहते हैं सारा कुछ उनका देखा और उनका सुना। और तो वो गुरुजी अभी ठीक है। उन्होंने बोला कि साथ में कोई और लड़की थी, बोला कि इसको ठीक कर दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं आधा ठीक हो गया हूँ। तो उनके साथ में कोई लड़की थी, उनके अभी तो नहीं पता कौन थी वो मैडम ने उनको पूरा अच्छे से ठीक किया, उनको नशे वगैरह दिया, सब कुछ दिया, बस्ती वगैरह भी दी है शायद। तो वो अभी ऐसे बोल रही थी कि अब मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। तो गुरुजी भी मतलब बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने शायद गुरुजी को नशे वगैरह दिया है।
जितना तो मतलब जितना मेरी मैम से बात हुई थी, और उनका ऑक्सीजन छूट मतलब चला गया, निकल गया है, मैम बता रही थी। और जितने वहाँ पे वीआईपी वगैरह सब साथ में थे ना उनके ऑक्सीजन सर, है, उनको हाँ ऑक्सीजन है अब। ऑक्सीजन है। बात ऑक्सीजन हुई है। क्या आपकी? हाँ, लेकिन हाँ। ट्रीटमेंट तो अभी नहीं शुरू हुआ ना सर आदित्य हाँ, सर? अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो मैम बता रही, जो मैम ने मुझे बताया वही मैं जानती हूँ। तो मैम ने बताया था कि ऑक्सीजन निकल गया है अभी, और हो सकता है बाद में आ जाए, क्योंकि एज आदित्य सर देख करके आए तो बोल रहे हैं कि वो अचानक से ठीक हो जा रहा है, अचानक से हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो या लेट कर रही हो। तो मैम ने ऐसे बताया कि हम लोग उनको जितने भी वहां पे पहले मिलने विलने नहीं दिया जा रहा था, अभी सारे वीआईपीज को हटा दिया है वहां से। केवल 2 ही वैद्य रह गए हैं जो बुजुर्ग से हैं, और एक मैम थी। फिर उन्होंने मैम से बात किया, मैम को पूछा कि क्या क्या करना है, बताओ क्या चलाना है। तो मैम ने बोला कि यहाँ पंचकर्म का सेटअप चाहिए मेरे को, यहाँ पंचकर्म होना चाहिए। तो मैम ने सारा मेरे ख्याल से सारा लिस्ट बना करके दिया है वहां पे कि ऐसे ऐसे। फिर मैम से मेरी बात भी हुई तो मैम बोली कि आइएगा आप भी। तो आप आ करके, तो मतलब मिला जुला के मैम का रिस्पॉन्स अच्छा था, और मैम खुश थी। तो मैम अच्छा काम करके आई है, और फिर मैम फिर दोबारा जाएंगी शायद। अभी वो घर पर अच्छा। आने वाली हैं, तो आएंगी, बताएंगी संभाषण में। अच्छा हुआ है सर, शी वाज पॉजिटिव। जी तो अच्छा है ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा। वहां भी आयुर्वेद जाएगा हमारे, मतलब आयुर्वेद के लोग जाएंगे तो ठीक है। बहुत अच्छा हुआ, गुड न्यूज बताया आपने। आदित्य सर आप भी जरूर मैडम को सहायता करिएगा, मनीषा मैम को जो बोलेंगी तो। जी सर, जी सर। और आप क्या बोल रहे थे कि उनको एक्स्ट्रा पावर आता है तो क्या करते हैं? अरे सर, वो है ना, उनका शरीर एकदम से शिथिल पड़ा रहता है ऑक्सीजन पे, और होश खोया रहता है, जैसे कि लगातार सीजर्स आ रहे हो, हल्के हल्के एब्सेंट सीजर्स टाइप से। तो ऐसा लग रहा है अभी गए अभी गए। और उन्होंने बोल रखा है कि अगर मैं बिल्कुल ही ज्यादा मैं सांस नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को उठा देना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे रहते हैं। और फिर जब वो ऐसे रहते, जब मैंने उनको देखा था, उनका हेलो बहुत स्ट्रांग था। मतलब जो उनका सिर था ना, उसके आसपास सच में एक, अब मैं झूठ नहीं बोला, सच में एक वो था, हेलो था, एक आभा थी। लेकिन फिर जब वो कुछ समय जब उनको रहना होता है तो वो क्या करते हैं, वो एकदम से वो उठ जाते हैं, खासतौर से ब्रह्म मुहूर्त के वक्त है उसके बाद 3-4 बजे, और फिर वो दमदार आवाज में बोलते हैं। लेकिन उनका हेलो कम होता जा रहा है, मतलब जब वो ऐसा करते हैं तो। और पता नहीं क्या है, वो प्राण को नीचे लाते हैं किस तरह से, क्या करते हैं भगवान जाने। लेकिन अदरवाइज उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अभी भी ऑक्सीजन पे है, कभी कभार ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं, अभी भी ऑक्सीजन पे है। नहीं तो वो मनीषा मैम ठीक कर देंगे ना उनको, पूरा ठीक हो संभव जाएंगे? है सर, अगर वहां पे पंचकर्म टेबल मिली और सब कुछ मिला, सारा कॉपरेशन मिला, तो संभव है सर। तो आप लोग करिए ना जल्दी जल्दी अरेंज, सब चीज हो जाएगा। जी सर, बोला है वो, एक बार मंदाकिनी मैम देखिए, 90,000 की पंचकर्म टेबल पड़ रही है एक्चुअली, शिरोधारा सब करके। तो मैंने भेजा है मैम को कि अगर आश्रम वाले खरीद रहे हैं। हाँ तो वो खरीद देंगे ना, उनके पास क्या करोड़ों का प्रॉपर्टी है। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम कैसी हैं? आप कोई बताएंगी कुछ? आप बोलती हैं अपने पेशेंट लोग को ये मतलब ये दिनचर्या और अभ्यंग ये सब बताती हैं? डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, शायद मैम बिजी हैं। प्रणाम सर। आप स्वस्थ वृत्त पालने के लिए बोलती हैं अपने दिल्ली के पेशेंट लोग को? यस सर, यस सर। मेरी जो कंसल्टेशन है सर, वो स्वस्थ वृत्त से ही शुरू होती है। हम अच्छा। पहले उसका रूटीन समझते हैं, फिर हम अपनी गाइडलाइंस देते हैं, जैसे जैसे आपने बताया। जहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट होती है, नस्से की, नाभि पूरण की, या गंडूश की, कमल की, या पादा अभ्यंग, जो भी हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग लगता है सर, हम सबको सजेस्ट करते हैं, और उसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। जी सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है अभी? कोई कुछ बोलना चाहते हैं सर तो प्रणाम सर। हाँ सर सर। आपने कुछ दिन पहले से क्लॉटेड मेंसेस में जब बताया था, तो एक आपने ग्रंथि रज फॉर्मूला जिसमें पाठा कुटज और गोक्षूर का मूल था। सर हाँ मुझे ये पूछना था, इसमें जो है ये जो ग्रंथि रज फॉर्मूला ये वाला है, इसे कि हम अपान क्षेत्र में कोई भी कहीं भी गांठ हो, जैसे नितंब पे गांठ हो पीछे अंदर थोड़ा सा, तो वहां पे भी काम करेगा ये? नहीं, ऐसा स्टडी नहीं हुआ है सर। ओके ये ओके। ये ज्यादातर गर्भाशय में जो भी विकृति रहती है उस पे study है। जी थैंक नितंब यू। वगैरह पे होता है तो कांचनार गुगुल है ना, जी मेदोपाचक मांसपाचक वो सब है। जी लेकिन पाठा जो है वो गर्भाशय पे ज्यादा अच्छा काम करता है, जी। पाठा मूल। हाँ। थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर। सर इसमें फुट मसाज भी तो आता है, मसाज करने के लिए सर, आप ही ने एक बार बताया था।
वहाँ पे साथ पुणे में मिलते हैं। हाँ हाँ मिलता है ना सर, बहुत सारे तेल मिलते हैं, अभ्यंग ऑयल। नहीं सर, वो आयल तो है ही है सर, वो तो आप ही से मंगवा लेते हैं। जैसे फुट मसाजर जो आते हैं सर, वो तो ये कांसे के बने होते हैं, काय के बने होते हैं सब है ये? यहाँ पे तो बहुत गली गली में ऐसे कांच से पात्र का ऐसे मशीन आ रहे पादाभ्यंग के जी लिए। सर। हाँ तो जी। वो कुछ ऐसे 50 रुपए लेते हैं, 15 मिनट तक करते हैं। तो वो तो ऐसे कितने रुपए का होगा सर तो फुट मसाजर? वो इंडिया का नहीं है, वो फॉरेन का है, वो मैं पूछ के बताऊंगा क्या रेट है। जी सर। फुट ठीक है मसाज, सर। फुट मसाजर ऐसे बोला जाता है। हाँ सर। ऑनलाइन, ऑनलाइन भी आप देखिए फुट मसाजर। जी। जी सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम 8:15 पे मिलेंगे। सर एक कुछ लास्ट क्वेश्चन है हाँ सर। सर। जनरली हमें बोला जाता है कि स्थौल्य अगर है तो इसमें रुक्ष स्वेदन, रुक्ष अभ्यंग या कुछ वो तो पर ये जो बोला ऊटन वगैरह लगाए जाए, क्या कोई तेल या घी ऐसा होता है जो स्थौल्य में भी फायदा करता है क्या? तो अपना जो लेखने गण का काढ़ा है, लेखने गण के जो काढ़ा में जो चूर्ण है, उसको अगर हम लोग जी ऊपर से उद्वर्तन करेंगे जी। तो पूरा फैट्स को वो मेल्ट करता है ना। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि अब घी या फिर कोई तेल, तेल घी में या सहस्रादि तेल, अभी प्रशांत भट्ट जी बताते हैं ना कि सहस्रादि तेल और सरसों का तेल, उसका जी। कॉकटेल देके मात्रा बस्ती दिया तो वो पूरा फैट्स को ऐसे निचोड़ के लेके आता है अंदर से। थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।